जय हिंद। आज हम लोग दर्पण की पहचान कैसे करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे देखिए, ये जो है इसका पृष्ठीय भाग समतल है। क्या है? समतल है। तो समतल है पृष्ठीय भाग, इसलिए ये कौन सा दर्पण है? समतल है। क्या है? समतल है। समतल दर्पण है, समतल दर्पण। और ये देखिए पृष्ठीय भाग उठा हुआ है, उत्तल तो उत्तल। ये पृष्ठीय भाग क्या है? उठा हुआ है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और ये देखिए पृष्ठीय भाग धसा है, तो धसा है तो कैसा दर्पण होगा? ये अवतल होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, अवतल, अवतल दर्पण। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तो जान गए कि ये समतल है, ये उत्तल है, ये अवतल है। इसका प्रयोग भी है, तो देख लेते हैं इसका प्रयोग क्या है। इसका घरेलू दर्पण के रूप में होता है। ये घर में प्रयोग ज्यादा होता है, घर में उपयोग, घर में उपयोग होता है इसका। नहीं, उपयोग हम लिख देते हैं, उपयोग, उपयोग लिख देते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका होता है गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में, मिरर के रूप में होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। कहाँ कहाँ है इसका उपयोग? जो है इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, पहला उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट में होता है, हेडलाइट में, लाइट में। दूसरा है सौर कुकर में है। क्या है? सौर कुकर में है, कुकर में है। सौर भट्ठी में है। क्या है तीसरा? सौर भट्ठी में है, सौर भट्ठी में। चौथा डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक, कान, गला देखने में होता है, देखने में किया जाता है। तो जान लेते हैं कि ये है कौन सा दर्पण? ये समतल है। ये कौन सा है? ये उत्तल है। ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल है। तो जान लेते हैं ये तो हमारे घर में ज्यादा उपयोग होता है। ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। और तीसरा है गाड़ी के हेडलाइट में, सौर कुकर में, सौर भट्ठी में, डॉक्टर द्वारा रोगी के नाक, कान, गला देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे जान लेते हैं, इससे एक सवाल बनती है कि सवाल क्या बनती है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ऐसा सवाल रहता है। तो ऐसा सवाल जो रहता है इसका आंसर क्या होगा? इसमें एक विलक्षण गुण है। ये क्या विलक्षण गुण है? इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसके देखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर आप गाड़ी के साइड में, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, इसके बगल में हेडलाइट, इसके बगल में जो साइड मिरर होता है और पीछे से कोई ट्रक आ रहा है या कोई बड़ा वाहन आ रही है, वो आसानी से फोटो आपको आईना में बना कर देगा। और जैसे ही देगा तो आपको लगना चाहिए कि ये पीछे से आ रहा है, इसको साइड देना जरूरी है। तो ये हमको खतरा से भी बच जाता है। और यह हर वाहन में लगा रहता है, ड्राइवर के बगल में। इसलिए एक तो ये बात है। दूसरा बात है यह इसका बना प्रतिबिंब जो होता है छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये जो होता है ना, ये। और एक बात और जान लेते हैं, इसमें जो फोटो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के बराबर बनता है। कैसे बनता है? जैसा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, तो छोटा ही बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। लेकिन इसमें जो है अवतल दर्पण में, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा भी फोटो बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है? वह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। क्यों? क्योंकि वस्तु के अनुसार, उसके कंडीशन के अनुसार इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु F पर हो तो कहाँ बनेगी प्रतिबिंब? तो अनंत पर बनेगी। तो हम ये भी बताएंगे, वस्तु और उसके प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बारे में हम तीनों के बारे में आसानी से जान लिए कि इसमें कैसा
इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जखन के वस्तु के बराबर बनेगा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी के साथ कंडीशन है, जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी तो सीधा, आभासी तो सीधा। इसमें कैसा बनेगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें उत्तल दर्पण में, इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनने के साथ साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा। लेकिन इसमें जो है सो प्रतिबिंब कंडीशन के अनुसार, वस्तु कहाँ रहेगी उसके अनुसार बनेगा। तो वस्तु F पर भी हो सकती है, P पर भी हो सकती है, C पर भी हो सकती है, नहीं, और अनंत पर भी हो सकती है, P और F के बीच में भी हो सकती है। तो जैसा जहां वस्तु रहेगी वैसी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम फिर आगे देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की कुछ दर्पण की कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखते हैं कि अवतल दर्पण में ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग है ना, किसी खोखले गोले का भाग है। इसमें क्या होगा, या इसमें भी एक केंद्र होगा। इस केंद्र के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, या रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और दर्पण जो बीचों बीच खींची गई है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को हम लोग P कहते हैं, इसको ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव भी कहते हैं। दर्पण जिस गोला का बना होता है उस गोले के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, C कहते हैं। C माने वक्रता केंद्र। और कहता है कि जब कोई वस्तु से किरण निकलती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। तो सी को क्या कहते हैं हम लोग, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। पी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और सी एफ को क्या कहते हैं, एफ को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। और देख लेते हैं पी और एफ के बीच की दूरी को, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पी और एफ के बीच की दूरी को छोटा एफ माने फोकस दूरी, तो छोटा एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, छोटा एफ, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। इसका एक और नाम है फोकसांतर भी कहते हैं, या कभी कभी नव्यांतर के नाम से भी आता है। यह जब अंकित प्रश्न बनाइएगा तो इस तरह का नाम आपके सामने आएगा। फिर आगे है कि ये P और C के बीच की दूरी, तो P और C के बीच की दूरी, P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, R से। ये तीन चीज हो गई, 1 2 3, ये फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। फिर एक चीज और जान लेते हैं, इसमें जानने के लिए जान लेते हैं इसका चिन्ह परिपाटी भी जानना बहुत जरूरी है। तो चिन्ह परिपाटी समझने के लिए हम इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी हम कैसे समझते हैं। तो इसे हटाते हैं और देखिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के लिए क्या करते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। यह दर्पण कौन सा दर्पण है, यह दर्पण अवतल दर्पण बना दिए। यह अवतल दर्पण के बीचों बीच जो रेखा खींच दिए, कौन सी रेखा है, यह रेखा जो है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। ये क्या है, ज्यामितीय मध्य बिंदु ध्रुव है। इस ध्रुव से, इस P से जो भी चीज बाएं मुख्य अक्ष पर होगी वो ऋणात्मक होगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष के माने मुख्य P के ध्रुव के बाएं जो भी चीज होगी मुख्य अक्ष पर, ध्रुव के बाएं मुख्य अक्ष पर जो भी चीज होगी, ध्रुव के बाएं मुख्य अक्ष पर जो भी चीज होगी, वस्तु हो या वस्तु अक्ष पर वस्तु
वस्तु प्रतिबिंब या फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक। और जब P के ये ज्यामितीय मध्य बिंदु के दाएं तरफ इधर अगर हो जाएगी, इधर कोई चीज आ जाती है तो धनात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो ये तो हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं F लिख देते हैं, तो जो भी चीज होगी। फिर आप जान लेते हैं इस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के ऊपर कोई वस्तु, अगर यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दिए, ये वस्तु की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई वह धनात्मक, और ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई अगर होगी, ये नीचे अगर बनता है तो ये ऋणात्मक। जब आप लिफ्ट में या कोई झूला पर ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको मजा आती है, अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज जब नीचे आता है तो मन में सोचता है अरे बेकार चढ़ गए, बहुत डर लगती रहती है, क्योंकि शरीर में वजन लगता नहीं है। तो जब हम नीचे आते हैं तो डर लगता है, तो ऋणात्मक। तो यह इसके नीचे जब हम जाते हैं तो ऋणात्मक, इसके ऊपर जाते हैं तो धनात्मक। तो वस्तु जब भी होगी तो इसके ऊपर होगी, तब वस्तु जब भी होगी तो धनात्मक वस्तु की ऊंचाई होगी, लेकिन प्रतिबिंब जो होगी इसके नीचे होगी तो वो ऋणात्मक होगी। ये चिन्ह परिपाटी समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर आपसे ये अंकित प्रश्न जो होती है न्यूमेरिकल, वो बनने में बहुत कठिनाई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले जो इसका जो भाग बचा हुआ है उसके लिए हम फिर अगला वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।